देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। मेरा केडी सर से मिलना बहुत जरूरी है। केडी सर। सर मैंने केडी सर क्या हो क्या बस आप ही मुझे बचा सकते हैं। बैठिए ये लीजिए पानी पीजिए। अब बताइए। मेरा नाम बद्री सिंह है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, IIT से गोल्ड मेडलिस्ट। सिर्फ आप ही हैं जो मुझे निर्दोष साबित कर सकते हैं। निर्दोष? क्यों, क्या किया है आपने? मर्डर होने वाला है। कत्ल? किसका कत्ल? श्रीनाथ उपाध्याय। कहीं आप पद्मश्री उपाध्याय साहब की बात तो नहीं कर रहे? वही माइक्रोचिप डिजाइनर, फेमस वैज्ञानिक और फेमस साइंटिस्ट प्रोफेसर उपाध्याय। उनका मर्डर कल सुबह 3:47 24 जुलाई को होने वाला है। आज तो 23 तारीख है। अब इस बात को सिर्फ 8 घंटे और 11 मिनट रह गए हैं। तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप उनकी हत्या करने वाले हैं? मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा। मैं निर्दोष हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तो कत्ल हुआ नहीं तो तुम दोषी कैसे हो गए? क्योंकि ये बात उन्होंने खुद अपने मुंह से बोली है। प्रोफेसर साहब की हत्या होने वाली है। सर्वप्रथम उन्हें ये कैसे पता और उन्होंने आपको ये बात बताई कि उनकी हत्या होने वाली है? जैसा कि हम सब जानते हैं, उपाध्याय जी ना सिर्फ एक केवल परम ज्ञानी है बल्कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनका मर्डर करूंगा और कल मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या लगता है आपको प्रोफेसर साहब का कहना सही होगा? बिल्कुल सर। जैसे हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलकर पानी बनते हैं, वैसे ही प्रोफेसर की बात 16 आने सच होगी। नहीं, तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? हत्या हुई नहीं है, आप हत्यारे हैं नहीं, हत्या करना चाहते नहीं, तो फिर इसमें दोषी और निर्दोष होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? पुलिस के पास चले जाइए। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। आप मेरे लिए एक भगवान के समान हैं। बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं मैं। आप ही मुझे बचा सकते हैं। सुनैना बद्री पर इस तरह से नजर रखना जिस तरह से चील अपने शिकार को पकड़ता है। जी सर। और सुनिश्चित करना कि ये कार्यालय छोड़कर कहीं ना जाए। श्रवण तू चल मेरे साथ। किधर बॉस? जिसकी हत्या होने वाली है उससे पूछताछ करना। चल। कहीं देखा है आपको? देखा रहेगा। अपन मोबाइल सीरीज बहुत फेमस है, टीवी पे दिखाते हैं अपन के बारे में। चल दरवाजा खोलो। खोलता है। हेलो मिस्टर पाठक, मिस्टर उपाध्याय आपका वेट कर रहे हैं। दिस वे। उपाध्याय जी। वेलकम मिस्टर पाठक, द डिफेंडर ऑफ द लॉ। आइए बैठिए। उपाध्याय साहब, ये तो सबको पता है कि आप कितने वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है आपने, अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, पद्मश्री भी। समझ में नहीं आ रहा ये बद्री सिंह आपके बारे में बुरा क्यों बोल रहा है? मेरी अवार्ड की गिनती के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है मिस्टर केडी पाठक। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपकी सक्सेस का 100% अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रहेगा। मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैं फैक्ट पर विश्वास करता हूं, और मेरा फैक्ट ये है कि आपके क्लाइंट बद्री सिंह ने मुझे मार डालने की धमकी दी। मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा।
मैं निर्दोष हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। उपाध्याय साहब, आपको जानकारी दे दूं कि इस समय बद्री सिंह हमारे कार्यालय में है, उस पर नजर रखी जा रही है, वो वहां से निकल नहीं सकता। सरप्राइज, उस जैसे छोटे इंसान को आपकी जरूरत क्यों आ पड़ी? मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसे फर्स्ट ब्रेक दिया, उसने क्या किया, मेरे आइडियाज चुरा लिए, और जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो जानते हो उसने मेरे लिए क्या कहा? उसने कहा कि वो मुझे जान से मार देगा, और ये नहीं, उसने मेरी मौत का दिन और डेट भी मुकर्रर कर दिया। उपाध्याय साहब, आप तो जानते ही होंगे कि मैं सदैव सत्य और न्याय के पथ पर चलता हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बद्री सिंह के मन में आपको मारने की कोई मंशा नहीं है। मिस्टर पाठक, ये चिकनी चिपड़ी बातें आप अपने खोट के लिए संभाल कर रखिए। उपाध्याय साहब, अब्बा आप ही बताइए कि बद्री सिंह को क्या प्राप्त होगा, क्या लाभ होगा आपकी हत्या करके? मैं भी कितना बेवकूफ इंसान हूँ। मैं जानता हूँ कि बहसबाजी आपके खून में शामिल है। अंसल, साहब को दरवाजे के बाहर तक ले जाओ। नहीं धन्यवाद, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। श्रवण, जी बॉस। एक काम कर, तू वापस फैक्ट्री जा। जी बॉस। गार्ड से बचकर वहां कहीं चिप कर देगा और मुझे फोन करते रहना। सब ठीक है? जी। बद्री, मैं उपाध्याय साहब से मिला, बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति है। तो उनको देखकर पता ही नहीं चलता कि ये आदमी कभी इतना बड़ा जीनियस रहा होगा। वैसे पिछले कुछ सालों में प्रोफेसर ने ऐसा कोई फिनोमिनल काम तो किया नहीं है जिसकी वजह से लोग उनकी तारीफों के पुल बांधे, लेकिन पिछली उनकी इन्वेंशन जितनी भी सक्सेसफुल हुई थी, बस उनका नाम कमा रखा है। इतना इंटेलिजेंट आदमी और आज उसका ये हाल, ऐसे में तो इंसान टूट ही जाएगा। और ऐसा आदमी अपनी पॉपुलैरिटी को जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। आई मीन, अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा सकता है। मृत्यु का भय तो हर व्यक्ति की नींद उड़ा देता है। नहीं करी सर, हम साइंटिस्ट लोग कुछ अलग ही स्पीशीज के होते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम अपने आप को मुसीबत में डालने से भी नहीं हटते, जान भी दांव पर लगा देते हैं। जितनी जानकारी मेरे पास है वैज्ञानिकों की, उसके अनुसार तो कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दूसरों का काम, दूसरों की उपलब्धि, दूसरों के थीसिस चुराते भी हैं। वैसे आपका संकेत किस ओर है? ठीक है, मैं आपको सब विस्तार से बताता हूँ। मैं रेस्टरूम इस्तेमाल करके आता हूँ। दरवाजा के आगे राइट में। हाँ श्रमन, बोल। बॉस, ये उपाध्याय है ना, पूरी रात अक्खा रात इधर बैठे है अपने ऑफिस में। समय की सुई धीरे धीरे अपने उद्देश्य तक बढ़ रही है, बस आंखें गहरी रख। जी बॉस। बद्री, बद्री, बद्री। हाँ समन, बोल। बॉस, अभी एक गाड़ी आई, बोले तो एक तीसरा आदमी भी है। बॉस, वो उपाध्याय के ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं बॉस। तो बंसल और उसके सुरक्षाकर्मी कहाँ हैं? अरे इधर ही थे बॉस, मालूम नहीं किधर गए। तूने देखा उस व्यक्ति को? कौन है वो?
उपाध्याय का मर्डर गोली चली बॉस। तू ऑफिस के आसपास मत जाना, जितनी जल्दी हो सके फैक्ट्री से निकल। निकलेगा ना? बद्री, योर ऑनर, मैं आज कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं मेरे सीनियर श्री केडी पाठक जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, उन्हें कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है? जसवंत साहब, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपको मुझसे जानकारी प्राप्त करने की क्या आवश्यकता बढ़ गई? ये जो आपके मौकिल हैं, वो कब आए थे आपके पास रिक्वेस्ट करने के लिए कि सर प्लीज मेरा केस लीजिए, डिफेंड कीजिए, व्हाटएवर? 23 तारीख सोमवार को आपके मौकिल आपके पास आए थे ये कहने के लिए कि खून होने वाला है, तो आप प्लीज एज अ एलिबाई मेरे एलिबाई बन जाइए कि जब खून हुआ था तब वो आपके सामने थे। जी, आपकी बात सत्य है। बद्री सिंह जानते थे कि हत्या का आरोप इनके सर पर लगने वाला है और ये चाहते थे कि जब आरोप इनके सर पर लगे तो इस बात की पुष्टि रहे कि उस समय, हत्या के समय, ये घटनास्थल पर नहीं मेरे कार्यालय में उपस्थित थे। तो थे, उपस्थित थे? जी, मेरे समक्ष ये थे। सुनैना जी, जब खून हुआ तब ये आपके जो मुवक्किल हैं बद्री जी, क्या वो तब आपके सामने थे, आंखों के सामने थे? जी, हत्या होने के कुछ समय पहले वो रेस्टरूम में गए थे और वो रेस्टरूम में ही थे जब केडी सर को फोन पर पता चला कि उपाध्याय जी की मौत हो चुकी है। कितने टाइम के लिए रेस्टरूम में थे? मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकती। आपको पता ही नहीं है कि कितने टाइम के लिए बद्री जी आपकी नजरों के सामने नहीं थे? मुझे पता है योर ऑनर, बद्री जी बेकसूर है ये साबित करने के लिए केडी पाठक साहब की ऑफिस में कैमरा लगाया गया था, ये साबित करने के लिए कि जब खून हुआ तब बद्री जी वहीं पे मौजूद थे। पाठक साहब ने मुझे वो रिकॉर्डिंग दी है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, दिखाना चाहूंगा योर ऑनर। ये बद्री जी रेस्टरूम में जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं। टाइम बता सकती है? 3:31 AM। योर ऑनर, आगे देखिए। और ये बद्री जी बाथरूम में से बाहर निकल रहे हैं योर ऑनर, और क्या करके निकल रहे हैं इस पे हम लोग फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कितने बजे बाहर निकले ये मैं नहीं, सुनैना जी आपको बताएंगे। बताइए। 4:01 AM। अंदर गए 3:31 AM, बाहर निकले 4:01 AM। योर ऑनर, खून हुआ 3:47 AM को, यानी कि बद्री जी के पास 16 मिनट पहले थे क्राइम कमिट करने के लिए और 14 मिनट उसके बाद थे वापस बाथरूम में आने के लिए। कहां से आए? सुनैना जी से पूछते हैं। सुनैना जी, ये बताइए कि जो बाथरूम में, जिस बाथरूम में वे गए थे, वहां से इनकी जो साइंटिफिक फैक्ट्री है वो कितनी दूरी पर है? मैं बताऊं, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर सुबह के 3:30 बजे व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक योर ऑनर, 5 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 7 मिनट लगते हैं। मैंने अभी अभी बताया इनके पास 16 मिनट थे टू कमिट द क्राइम, तो उन्होंने क्या किया ये भी सुनैना जी से पूछते हैं। कैसे किया ये बताइए। जो बाथरूम में वो गए थे वहां पे खिड़की थी? नहीं पता आपको? बाथरूम में तो खिड़की होती है, आपके घर में बाथरूम नहीं है? होती है। तो उसी खिड़की का उपयोग किया श्री बद्री जी ने, बाथरूम की खिड़की में से बाहर गए, गाड़ी जो नीचे पार्क थी, गाड़ी में बैठे अपनी साइंटिफिक फैक्ट्री में गए, वहां पे जाके इन्होंने खून किया, उन्हीं गाड़ी में वापस आए, उसी जगह पे गाड़ी पार्क की, वापस खिड़की में से बाथरूम में आए, बाथरूम में से बाहर निकले और उस वक्त समय था लेकिन 4:01 AM। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, जायसवाल साहब अपनी कल्पना के आधार पर घटना का विवरण दे रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। इतना तो मैं कहूंगा कि मेरा ये जो भी वर्णन काल्पनिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो दिखा है फिलहाल रिकॉर्डिंग में वो कोई मेरी कल्पना नहीं है, वो फैक्ट है। 30 मिनट के लिए बद्री जी मौजूद नहीं थे,
वो कहाँ थे ना इनको पता है, ना इनको पता है, ना इनकी आंखों के सामने थे, ना इनकी आंखों के सामने थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अभी अभी खड़े खड़े कुछ समय पहले पाठक साहब आप ही ने मुझे कहा था कि आपकी आंखों के सामने ही था। सर दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदालत से कि पाठक साहब को भी गिरफ्तार किया जाए। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट सीनियर हैं, टॉप शॉट लॉयर हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार कटघरे में आए, मैं उनसे कुछ सवाल पूछूं, मैं प्रूव करूं, उसके बाद आप गिरफ्तार करें प्लीज योर ऑनर। इजाजत है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब ने हत्या के समय बद्री सिंह की उपस्थिति के बारे में जितने प्रश्न किए हैं मैंने सच सच उनका उत्तर दिया है। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस अदालत में यह सिद्ध करना चाहता हूं कि बद्री सिंह स्वर्गीय उपाध्याय साहब का हत्यारा नहीं है। Prosecution's motion denied. Mr. Pathak, you may resume your case. सही जी। उस रात क्या हुआ प्लीज बताइए। जी मैं अपनी सीट पे बैठ के काम कर रही थी और एकदम से मैंने गाड़ी की तेजी से कंपाउंड में एंटर करने की आवाज सुनी। ये टोपी, ये जैकेट, क्या यही देखा था आपने? जी हाँ। पाठक साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? पूछ ही लेता हूं। धन्यवाद। चलो जी, स्पष्ट रूप से बताइए, उस गाड़ी को आपने अंदर बाहर जाते हुए देखा था? जी नहीं, देखा नहीं था, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी। गाड़ी की आवाज सुनी थी तो कोई भी गाड़ी हो सकती है, गाड़ी की सब गाड़ियों की आवाज एक जैसी होती है। जी। ये जो काली जैकेट और काले कैप में जो व्यक्ति था, क्या वो मेरा मुवक्किल था? आपने देखा था उन्हें घटनास्थल पर? नहीं, मैं उसे देख नहीं पाई थी क्योंकि वो भागने की फिराक में था। मतलब आपने पीछे से किसी व्यक्ति को काले कलर के जैकेट में और काले कलर के कैप में देखा, तो वो व्यक्ति ऐसे ही लिबास में कोई और व्यक्ति भी हो सकता था। जी हाँ, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, क्षमा चाहता हूँ, निजी प्रश्न है, ये पूछना पड़ेगा आपसे कि ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है हमें कि आपकी माताजी ने आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए भारी मात्रा में बैंक से लोन ली थी, अपना घर गिरवी रखकर। सत्य है ये बात? जी ये सच है कि मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने दिन रात मेहनत करके मुझे और मेरी बहन को पाला पोसा। बट जिस एजुकेशन लोन की बात आप कर रहे हैं उसकी EMI मैं ऑलरेडी देना स्टार्ट कर चुकी हूँ। हाँ, जानते हैं हम ये बात भी जानते हैं कि उपाध्याय साइंटिफिक प्रोसेसेस से जो वेतन आपको प्रदान होता था उसका आधे से अधिक तो इस लोन की भरपाई में जाता था। तो पूछना चाहता हूँ आपसे, बड़ी ये जो रोजाना के जीवन की जो खर्चे हैं तो उठाने में बड़ी कठिनाई होती होगी। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ पाठक साहब से, योर ऑनर, कि इनका मंथली इनकम क्या है, डेली एक्सपेंसेस क्या है, ये सब डिस्कशन करके क्या साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि बार बार मुझे टोक कर जायसवाल साहब को क्या प्राप्त हो रहा है? जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसके उत्तर में योर ऑनर मेरे पास यहाँ बैंक के खाते की सूची है योर ऑनर, जो देखकर आप भी समझ जाएंगे कि मेरी संदेह की सुई क्यों इन पर आ रही है। आप ही के नाम का देखिए, आप ही के बैंक के खाते की सूची है, ये है? जी हाँ। ये देखिए, ये जो भारी राशि आपने जमा की है अपने खाते में, कहाँ से आई ये राशि आपके पास? जी ये मेरे खुद के कमाए हुए पैसे हैं। नहीं, कमाई तो आपकी खुद की ही है। जानने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि कैसे कमाया आपने। जहाँ तक हमारा ज्ञान है, उपाध्याय साइंटिफिक प्रोसेसेस तो आपको वेतन चेक के द्वारा देता था। फिर ये देखिए, कैश डिपॉजिट, इतनी भारी मात्रा में कैश कैसे आया आपके पास? I'm sorry, मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं, या आप सत्य याद करना नहीं चाहती? संभवतः आप ये स्मरण नहीं करना चाहती कि उपाध्याय साहब, स्वर्गीय उपाध्याय साहब, उन्हें शंका हो गई थी कि उन्हीं के कोई अंदर का व्यक्ति उनके गोपनीय जानकारी को अपने प्रतिद्वंदी को बेच रहा है, और उन्हें आप पर शंका हो गई थी, और आप ही ऐसा करके उनके प्रतिद्वंदी से भारी राशि कमा रही थी, और वो आपको उसी रात
नौकरी से निकालने वाले थे। मेरे अनुमान में इतना तो अधिक है। किसी व्यक्ति विशेष की हत्या करने के लिए क्या लगता है आपको? इनको क्या लगता है ये तो मुझे नहीं पता, मतलब ये भी हो सकता है कि ये सच हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास जो और गवाह हैं ये जरूर साबित कर देंगे कि इनके मुवक्किल जो हैं वो खूनी हैं। और गवाह के अलावा वो कैमरा रिकॉर्डिंग तो है ना योर ऑनर, इंसान झूठ बोल सकते हैं, कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। जसवाल साहब, आप भी के चश्मदीद गवाह ने कहा है कि वो व्यक्ति कोई और हो सकता था जिसने मेरे मुवक्किल जैसे पोशाक पहना था। और जहां तक आप कैमरा फुटेज की बात कर रहे हैं तो ये उस फुटेज का भी पोल खोल देता है। योर ऑनर, ये जो फुटेज हमने अभी देखा है इसमें कोई व्यक्ति है जो काले पोशाक में है, वैसा मिलता जुलता पोशाक जैसे कि मेरे मुवक्किल ने पहना था। इस फुटेज में कहीं पर भी मेरे मुवक्किल का चेहरा पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता योर ऑनर। क्या पाठक साहब? हाँ जी। अगर आप मुझे बोलने की परमिशन दें तो मैं हाँ, वैसे भी आपको बोलने से कौन रोक सकता है जायसवाल साहब, बोलिए ना। करेक्ट, लेकिन फिलहाल मैं बोलूंगा नहीं योर ऑनर। मैं अपने अगले गवाह रमाकांत जोशी से कुछ बुलवाऊंगा। देखिए और बताइए कि क्या यही गाड़ी थी जो आपने फैक्ट्री में एंटर होते हुए और बाहर निकलते हुए देखी थी करीबन 3:47 AM के आसपास? यस सर। तो गाड़ी का जो रजिस्टर नंबर है वो आपने आपकी वहाँ पे जो रजिस्टर होता है वहाँ पे नोट डाउन किया था? यस सर। और योर ऑनर, वो रजिस्टर की कॉपी बतौर एग्जिबिट मैंने अदालत में जमा कर दी है। और गाड़ी जो जिसके नाम पे रजिस्टर हुई है वो बद्री जी हैं। अब मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आप पाठक साहब अगर कुछ कहना चाहे तो आई डोंट माइंड। कुछ कहना तो नहीं चाहता, केवल आपसे पूछना चाहता हूँ, उस रात को जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था वो तो देखा ही होगा आपने। अरे हाँ सर, वो मैच मैंने मिस कर दिया। क्या ना, ड्यूटी पर था मैं। बहुत बढ़िया मैच आपने मिस कर दिया योर ऑनर। उस मैच में हम हारने वाले थे, भारत हारने वाला था पाकिस्तान से 5 रन से योर ऑनर। लास्ट बॉल था और बल्लेबाज ने छक्का मार के हम सबको मैच जीता। अरे हाँ सर, ये क्या शॉट वाला बल्लेबाज है सर। पूरा स्टेडियम सर एकदम मस्त कर दिया सर जी। और सर बॉल मैडम के पास गई सर, वो गोरी मैडम के पास सर। अरे सर, मैडम ने क्या कैच किया सर। वो गोरी मैडम एकदम आइटम लग रही थी सर। क्या गोरी मैडम बॉल की बात कर रहा है? पाठक साहब, मतलब व्हाट इज दिस? मतलब ये अदालत में क्रिकेट मैच का डिस्कशन वाई? जसवाल साहब, आपको समझने में इतना समय क्यों लगता है? सर्वप्रथम आपके बुलाए हुए इस चश्मदीद गवाह ने ये कहा कि ये मैच देख ही नहीं रहे थे क्योंकि ये ड्यूटी पर थे। अब ये लास्ट बॉल का इतना सुंदर वर्णन दे रहे हैं कि बॉल किस तरह से गिरी, किस तरह से टप्पा खाया बॉल ने, और जब उड़ाया गया बॉल तो वो क्या कहा आपने, गोरी मेम आइटम। तो इतना सुंदर वर्णन अगर ये मैच देखा ही नहीं इन्होंने तो कैसे दे रहे हैं, बताइए सर। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर के लिए मैच देखने गया था सर। लेकिन सर मौत से बहुत देर पहले सर। ये तो असंभव है क्योंकि जिस बॉल का वर्णन कर रहे हैं ये तो 3:46 और 3:48 के बीच प्रसारित हुआ था। तो उससे पहले तो आप नहीं गए थे, तभी देख रहे थे, जिसका ये अर्थ होता है कि आप ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। सर मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था सर। वो भी इसलिए सर क्योंकि रात को कोई आता नहीं है सर। मुझे स्मरण है कि जिस समय मैं आया था आपकी फैक्ट्री में उस समय भी आप अपने जोड़ीदार जो था आपका सुरक्षाकर्मी उसके साथ मैच ही देख रहे थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है योर ऑनर कि दोनों सुरक्षाकर्मी उस समय मैच देखने में व्यस्त थे, अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं थे, जिसका अर्थ ये होता है कि ये अदालत में अभियुक्त की पहचान नहीं कर सकते, जिसका ये अर्थ होता है जायसवाल साहब कि आपका ये प्रत्यक्षदर्शी गवाह, इसने कोई दृश्य नहीं देखा प्रत्यक्षी। और सर आपसे पूछना चाहूंगा, सूत्रों से जानकारी मिली है कि स्वर्गीय उपाध्याय साहब आपको समय पर वेतन ही नहीं देते थे। कुछ 3-4 महीनों से आपको वेतन नहीं मिला था और केवल इतना ही नहीं, कुछ सालों से, वर्षों से आपको बोनस नहीं मिला, जिसके कारण आप
और आपके जो जोड़ीदार सुरक्षा कर्मी थे दोनों बहुत ही क्रोधित थे उपाध्याय साहब से। योर ऑनर, मैं केवल इतना कहने का प्रयास कर रहा हूं कि उद्देश्य था यहाँ। दोनों सुरक्षा कर्मी क्रोधित थे अपने नियोक्ता से। उन्हें अपना वेतन नहीं मिला था, ना ही बोनस मिला था। उनके पास हथियार भी था, अफसर भी। एक मिनट, सॉरी। और पाठक साहब, इस रिवॉल्वर का क्या? जिस रिवॉल्वर से उपाध्याय जी का खून हुआ, बैलिस्टिक रिपोर्ट का भी यही कहना है। अब आप ये कहेंगे कि जैसे वो टोपी जैकेट किसी और ने पहनी, गाड़ी किसी और ने चुरा ली, तो वो किसी और ने इसी बंदूक से खून किया और जाके इनकी गाड़ी में रख दिया, है ना? माना जायसवाल साहब कि इसी बंदूक से स्वर्गीय उपाध्याय साहब की हत्या हुई, किंतु योर ऑनर, ये बंदूक ना तो मेरे मुवक्किल की है, ना इस बंदूक पर इनकी उंगलियों के निशान है, ना जायसवाल साहब के पास कोई ऐसा प्रमाण है जिससे ये सिद्ध हो अदालत में जायसवाल साहब की इस बंदूक से गोली मेरे मुवक्किल ने चलाई है। है ना, धीरे धीरे वो भी मैं साबित करूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपकी अनुमति हो तो मैं मोटिव ऑफ मर्डर सिद्ध करना चाहता हूँ। गन कभी यूज किए पहले? जी नहीं। पहली जॉब थी ना आपकी उपाध्याय साइंटिफिक प्रोसेसेस में? जी, मुझे साइंस से जुड़ी टॉप 7 कंपनी से ऑफर था, लेकिन मैंने मिस्टर उपाध्याय जी का ऑफर स्वीकार किया। पद्मश्री श्री उपाध्याय जी के वहां पे अगर जॉब मिलता है, मतलब कौन जॉब करना नहीं चाहेगा? वन ऑफ द बेस्ट करियर मूव, नहीं? एग्जैक्टली। मैं मिस्टर उपाध्याय की बहुत इज्जत करता था, क्योंकि माइक्रोचिप डिजाइन फील्ड में वो किसी लेजेंड से कम नहीं थे। मैं यूं ही मैं लोगों से पूछ रहा था, इंक्वायरी वगैरह कर रहा था, पता नहीं क्यों उड़ती उड़ती ऐसी बातें आई कि उपाध्याय जी से, मतलब उनकी तरक्की से आपको थोड़ी ऐसी जेलसी थी। उनकी पिछली अचीवमेंट्स को देखते हुए कोई भी काबिल साइंटिस्ट थोड़ी बहुत जेलसी तो रखेगा, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, उन्होंने सुपर चिप डिजाइन में कोई स्पेशल इन्वेंशन नहीं की थी। इट वाज वेरी सिंपल। इमोशंस कुछ ऐसे होते हैं जो छुपाए छिपते नहीं है। एनीवेज, ये सुपर कूलिंग चिप क्या है, इसका चक्कर क्या है? मैंने सुना है कि जब से वो मार्केट में आया है एक तहलका मच गया है, एक तूफान आ गया है। एक्चुअली सुपर चिप कूलिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ था, और जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, और उससे जुड़ी जितनी कंपनीज हैं सबको भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बाद में उपाध्याय जी ने इसका सॉल्यूशन निकाला था, जिसकी वजह से जो भी नुकसान था उसकी भी भरपाई हो गई, प्लस प्रॉफिट में आने लगी कंपनी। और इस बात से आपको फिर से जेलसी हुई, और आप चाहते थे कि वो जो सॉल्यूशन था वो आपके नाम रजिस्टर हो, ताकि आप भी उतने ही बड़े साइंटिस्ट बन जाए, पद्मश्री आप भी बन जाए। लेकिन उपाध्याय जी को पता चल गया था आपके इंटेंशन के बारे में, इसीलिए आप में जो भी बहस वगैरह हुई और आपने उपाध्याय जी को। बिल्कुल गलत है ये। वो सॉल्यूशन मेरा था, जिसको उपाध्याय जी ने चुराया था। और जब मैंने इसके बारे में उनसे सफाई मांगी तो बद्री, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त तुम जानते थे ना कि तुम मेरे यहाँ काम करते हो। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारे आइडियाज सब मेरी प्रॉपर्टीज हैं। किसी के भी काम पर अपने नाम की मोहर लगा देना, दिस इज जस्ट कॉपीराइट थेफ्ट सर। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं पद्मश्री हूँ, पद्मश्री। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? माफ कीजिएगा सर, अगर आपने मेरे काम को चुराकर उस पर अपनी मोहर लगाई तो मजबूरन मुझे आपको दुनिया के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज डोंट डू दिस। ऐसा मत कीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। यू आर फायर्ड। बद्री, गेट आउट फ्रॉम मी। मोटिव ऑफ मर्डर मैंने प्रूव कर लिया है। उपाध्याय जी ने कॉपीराइट थेफ्ट का केस किया था, इन पे आरोप लगाया था, इसकी वजह से इनकी नौकरी चली गई थी, इनको इनसिक्योरिटी हो गई थी, जेलसी बढ़ गई, गुस्सा आया, आपको लगा कि आपका पत्ता कट जाएगा, इसीलिए आप पाठक साहब की ऑफिस में गए, वहां से उनके रेस्टरूम में गए, रेस्टरूम की खिड़की से बाहर गए, गाड़ी में फैक्ट्री पहुंचे, उनका खून किया, आराम से वापस आए उसी तरह और रेस्टरूम में बैठ। नहीं, मैंने उनका खून नहीं किया है। योर ऑनर, जो प्रमाण जायसवाल साहब ने प्रस्तुत किए हैं अदालत में, मैं हर प्रमाण को नकार चुका हूँ। अब ये बेकार में कार की बातें कर रहे हैं, कार में उंगलियों के निशान, कार्यालय में उंगलियों के निशान, तो स्पष्ट है योर ऑनर कि कार भी इनकी है, उस कार्यालय में ये कार्य करते हैं, तो इन स्थान पर इनके उंगलियों के निशान पाया जाना स्वाभाविक है।
प्रश्न ये उठता है कि इन स्थानों पर इनके अतिरिक्त और किसके उंगलियों के निशान पाए गए? पाठक साहब प्लीज, देखो मोटिव ऑफ मर्डर तो है ना इनके पास, और दूसरा जो बाथरूम वाली बात है आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उन्होंने ऐसे ही किया होगा। और यहाँ तक कि ये भी मान लीजिए कि सिंपैथी में लिया है इन्होंने आपको, और क्राइम इन्होंने भी किया और आपको पार्टनर ऑफ क्राइम बना दिया। ये रही वो बैंक स्टेटमेंट्स जो आपने मांगी थी। इतनी भारी मात्रा में राशि अभी उपाध्याय साहब ने स्वयं दिया था। How interesting. योर ऑनर, सुनवाई के प्रारंभ में कुछ बातें हैं जो स्पष्ट करना चाहूंगा आपके सामने। आपने कहा था कि ये जो आविष्कार है सुपर चिप को ठंडा रखने के लिए, ये आविष्कार आप ही ने किया था। ये जो आविष्कार था, ये सॉल्यूशन, इसका मूल्यांकन किया जाए बाजार में तो क्या राशि उतरेगी? कम से कम करोड़ों में तो होगी। वैसे भी सॉल्यूशन के बगैर सुपर चिप की मैन्युफैक्चरिंग फिजिबल ही नहीं थी। प्रोडक्ट्स महंगे होते और ओवरहीटिंग का खतरा भी बना रहता। इनफैक्ट ये कहूँ तो ये इस फील्ड में बहुत बड़ा आविष्कार था जिसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते। योर ऑनर, ऐसी ही उपलब्धियों के लिए स्वर्गीय उपाध्याय साहब जीते थे, और कहीं ना कहीं मुझे संदेह है कि इसी उपलब्धि के कारण उन्होंने मृत्यु को भी गले लगाया। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी अचीवमेंट्स और उनकी डिस्कवरी, इन्वेंशन बहुत सारी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ सालों में क्या? पिछले कुछ सालों में ये अफवाहें उड़ रही थी कि वो यंग और ब्राइट साइंटिस्ट को हैक करके उनकी इन्वेंशन पर अपनी मोहर लगा देते थे। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ कुछ थीसिस है यार, जो विज्ञान के कुछ छात्रों ने लिखी थी। योर ऑनर, ये सारी थीसिस स्वर्गीय उपाध्याय साहब के थीसिस से मिलती हैं, जिन थीसिस के कारण उन्हें पिछले 12 वर्षों से अन्य पुरस्कारों से सुसज्जित किया जा रहा था। मेरे हाथ में यह अधिकार पत्र है उपाध्याय साइंटिफिक प्रोसेसेस। उपाध्याय साहब की कंपनी ज्वाइन करने से 3 महीने पहले इन्होंने इस आविष्कार का पंजीकरण करवाया था यार, जिसका अर्थ यह होता है यार कि यह सॉल्यूशन का आविष्कार इन्हीं ने किया था। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि उपाध्याय साहब की मृत्यु की ये जो गुत्थी है, ये उन्हीं के मन का आविष्कार थी। अपने मान, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। हम सब जानते हैं योर ऑनर कि वो सनकी थे, और एक सनकी व्यक्ति का ऐसा कदम उठाना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सर, आपके मुवक्किल से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या नहीं? ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। 30 मिनट बाथरूम में आप क्या कर रहे थे? जी मैं वो बेहोश हो गया था। मतलब आप बाथरूम में गिर गए? जी। बेहोश हो गए, उसकी वजह से चोट लगी, तो अब तक बताया क्यों नहीं? योर ऑनर, ये बात बताने में मेरे मुवक्किल को लज्जा का आभास हो रहा था। हत्या के बारे में सोच सोचकर इनमें मानसिक दबाव बढ़ रहा था यार, और शांत होने के लिए ये रेस्ट रूम गए और एक ऐसे रसायन का सेवन किया जिससे इनका मानसिक दबाव कम हो और उत्पन्न हुआ भय दूर हो। तो आपका ये मानना है कि मैं आपकी बात मान लूंगा और जज साहब भी आपकी बात मान लेंगे? जायसवाल साहब, अंत में अदालत सत्य को मानता ही है। योर ऑनर, इस स्तर पर मैं स्वर्गीय उपाध्याय साहब की पत्नी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इस मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर, स्वर्गीय उपाध्याय साहब पार्किंसंस डिजीज से पीड़ित थे। सही कह रहा हूं मैं? जी। इस रोग के चलते योर ऑनर, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति अपना सुध बुध खो बैठता है। क्या अब आपके पतिदेव भी ऐसा कोई संकेत दे रहे थे, दर्शा रहे थे कुछ? जी हाँ, घर पर मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती थी। उनकी बीमारी काफी एडवांस स्टेज पर थी। कहते थे बेचारगी की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। बेचारगी भरी जिंदगी से मौत ही अच्छी है। यहाँ हम ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति की बात कर रहे हैं योर ऑनर, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। ऊपर से
बद्री सिंह द्वारा लगाया गया उन पर चोरी का आरोप। न जाने उस समय उन पर क्या बीत रही होगी, क्या आत्महत्या या ऐसे कोई विचार आ रहे थे उनके मन में। अर्थात उनकी ये जो वर्षों की उपलब्धि थी, इस पर अति गर्व था उन्हें, है ना। दीवार पर लगी तस्वीरें, शेल्फ में रखे अवार्ड्स और ट्रॉफीज उन्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारे थे। इस बात का कष्ट तो हुआ होगा आपको, किंतु अब तो उनके चले जाने के बाद तो आप बेहतर महसूस कर रही होंगी, है ना। पति जैसा भी हो, कौन सी औरत होगी जो खुद को विधवा कहलाना पसंद करेगी? आई डोंट नो बाप, संभवतः कोई ऐसी औरत जिसका अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष से संबंध हो, कोई ऐसी औरत जो अपने पति की कंपनी को बेचकर करोड़ों रुपए की आसामी बनना चाहती हो स्वयं। कि स्वर्गवासी प्रोफेसर साहब के देहांत से सबसे अधिक लाभ उनकी पत्नी जी का होता या नहीं? कैसी बकवास कर रहे हो आप? आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर इतना वाहियात इल्जाम लगाने की? अब हम सब जानते हैं कि आपके पतिदेव कुछ संकी प्रकार के व्यक्ति थे और बद्री सिंह जी उन पर केस करना चाहते थे। उनका ये जो गुप्त रूप था उसे समस्त वैज्ञानिक समुदाय के सामने लाकर उन्हें बेइज्जत करना चाहते थे। और आपने स्वयं कहा बेचारगी के जीवन से बहुत अच्छी। बहुत अच्छी ये तो पता नहीं, लेकिन बात अच्छी की आपने। मतलब जो करने की कोशिश कर रहे हैं साबित कि यही खूनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिसेस उपाध्याय ने श्री उपाध्याय की हत्या की। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रोग से पीड़ित थे उपाध्याय साहब, दीमक की तरह ये रोग उनकी मानसिकता पर असर कर रही थी, उसे नष्ट कर रही थी। और कुछ ऐसी मानसिक स्थिति से वो परिचित हुए जिसके चलते उन्होंने स्वयं की हत्या करने की पूरी योजना बनाई। सहायक के रूप में उनकी धर्मपत्नी ने स्वयं उपलब्ध किया। क्यों हर एंगल से फिर भी ऐसा लग रहा है कि बद्री जी ने ही खून किया? जैसा कि मिसेस उपाध्याय ने कहा, बेचारगी के जीवन से मृत्यु अच्छी। तो अगर बद्री सिंह जी ये कॉपीराइट का थेफ्ट प्रमाणित करने में सफल रहते तो पूरे विज्ञान क्षेत्र से प्रोफेसर साहब को निष्कासित कर दिया जाता और इस रोग के चलते उनकी मृत्यु भी हो जाती। दोनों तरफ से उनका नुकसान होता। यहां उन्होंने स्वयं अपनी जान ले ली और इस हत्या के आरोप में बद्री सिंह जी को फंसा दिया। बद्री सिंह जी को फंसाकर अपने रोग से, अपनी पीड़ा से मुक्त भी हो गए। एक तीर दो शिकार। मिस्टर पाठक, फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, जिस रात उनका कत्ल हुआ मैं यहाँ नहीं थी। अच्छा, तो कहाँ थी आप? फैक्ट्री में? मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वेस्ट इंडीज में थी, मैच देखने गई थी। इस बात का कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य? एक मिनट, ये देखिए, ये वहाँ की तस्वीरें हैं जहाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी। सर, है ही नहीं, खून किया कहाँ से? छोकरी, क्या तो भी वही देख रही है जो मैं देख रहा हूं? केडी साहब, आपको वो रात याद है ना जब आपने मुझे सभी आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखने को कहा था? हाँ याद है सर, उस रात मेरा भतीजा सूरज मेरे साथ था। क्या? जल्दी बोलो, मुझे लेट हो सर, उसी दिन उसने जिंदगी में पहली बार एक नया मोबाइल लिया था। सर, उसी मोबाइल फोन से इसने एक वीडियो निकाला है, बस वही आपको दिखाना है। दिखा? हेलो बंदल साहब, ये बताइए कि आप उपाध्याय साइंटिफिक प्रोसेसेस में चीफ सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी इंचार्ज है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ही वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। वहाँ के सारे गार्ड्स मेरे ही अंडर काम करते हैं। आप अगर वहाँ के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं तो
घटना की रात को तो आपको वहां होना चाहिए था, लेकिन आप वहां उपस्थित नहीं थे, ऐसा क्यों? मैं वहीं था, वहीं मौजूद था, ड्यूटी पे था। ये आप कह रहे हैं कि आप वहां थे ड्यूटी पे तैनात, किंतु आपके जो 2 गार्ड्स हैं, जोशी और यादव, उन्होंने कथन दिया है कि उन्होंने तो आपको देखा ही नहीं था और घटना के उपरांत फिर आपको देखा। सर दोनों एक नंबर के निठल्ले हैं, इसलिए काम से भगा दिया मैंने हम दोनों को। सुना है कि आपके बॉस उपाध्याय साहब ये जानते थे कि आप भारी राशि हारे हैं जुए में, और अगर ये जुए में हारी हुई राशि आप लौटाए नहीं तो अंडरवर्ल्ड से आपको कष्ट हो सकता था। अरे अब वो तो लाइफ में चलता रहता है सर, ऊपर नीचे, अब उसका क्या करेंगे। लेकिन उस रात आपको अपनी इस बड़ी हार की भरपाई करने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया, जो आपके इस पूरे जीवन को सही रास्ते पर, सही पथ पर ले आता है ना। क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ आपको। ये जो योजना बनाई थी उपाध्याय साहब ने स्वयं की हत्या करने की और उसके आरोप में बद्री सिंह को फंसाने की, एक वफादार व लालची कर्मचारी के रूप में आपने उस योजना को सफल बनाने में सहायता की। और कमाल की बात तो ये आपके बैंक की ये सूची, ये देखिए, इसके अनुसार उपाध्याय साहब ने आपके नाम पर बहुत ही भारी राशि का चेक काटा था, जो आपने अपने खाते में जमा किया था। और फिर देखिए ये चेक जो आपने जमा किया था, ये उसका स्टॉप पेमेंट ऑर्डर है, बैंक से हमें प्राप्त हुआ है। उपाध्याय साहब ने आपको इतनी बड़ी राशि दी और फिर आपने वो चेक को अपने खाते में डाला, उपाध्याय साहब ने तुरंत स्टॉप ऑर्डर लगा दिया। इसका क्या अर्थ हुआ? अब मैं क्या बोलूं सर, अब मुझे कुछ समझ में, मुझे कुछ नहीं पता। मैं समझाता हूँ। योर ऑनर, उपाध्याय साहब ने इनके नाम पे भारी राशि का चेक काटा, जिसका अर्थ ये हुआ कि उपाध्याय साहब चाहते थे कि जो योजना उन्होंने बनाई थी स्वयं की हत्या करने की, बद्री सिंह को फंसाने की, उसमें इनकी सहायता चाहते थे। और उसी चेक का स्टॉप ऑर्डर करने का अर्थ ये होता है योर ऑनर कि उपाध्याय साहब ने आखिरी क्षणों में अपना मन बदल दिया था। अब योर ऑनर, बंसल साहब के विरुद्ध अंतिम प्रमाण के रूप में मैं एक वीडियो अदालत में प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो एक व्यक्ति ने योर ऑनर अपने मोबाइल फोन से खींचा था। मेरे मुवक्किल जैसी पोशाक पहनकर इनकी गाड़ी चुराने वाले आप ही थे, ये तो अब जग जाहिर बात हो गई है। जब बंसल साहब वहाँ फैक्ट्री पहुँचे, उपाध्याय साहब के कैबिन में पहुँचे, ये जानते थे कि जो चेक उपाध्याय साहब ने इन्हें दिया था वो उन्होंने स्वयं रद्द कर दिया, और फिर कुछ ऐसी घटना घटी। हुआ कुछ ऐसा था यार, इन्होंने घटना की रात पर दोनों ने ढल्ले गार्ड्स को ड्यूटी पर लगाए, क्योंकि ये जानते थे कि वो ड्यूटी पर ध्यान नहीं देंगे, मैच देखने में व्यस्त हो जाएंगे। ये अपनी बाइक पर निकले ये कहकर कि ये घर जा रहे हैं विश्राम करने, किंतु ये मेरे ऑफिस आए, जहाँ से इन्होंने बद्री सिंह जी की गाड़ी चुराई, वापस फैक्ट्री गए यार, जहाँ पर इन्होंने उपाध्याय साहब की हत्या की, और फिर गाड़ी मेरे ऑफिस में छोड़कर वापस फैक्ट्री पहुंचे जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं था। जिन कपड़ों का उपयोग इन्होंने हत्या के समय किया था यार ऑनर, वो इनके घर से बरामद हुआ है। ये फोरेंसिक रिपोर्ट जो कहता है कि बंदूक पर लहू के कुछ अंश पाए गए हैं यार ऑनर, जो बंसल साहब के ही हैं। स्पष्ट है यार ऑनर कि जिस समय उपाध्याय साहब ने इनके माथे पर वो पेपर वेट दे मारा, उस समय लहू के छींटे इनके गन पर गिरे। द डिफेंस अरेस्ट। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत बीरेन बंसल को तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म सुनाती है और बद्री सिंह को इस केस से बरी करती है। The case is closed. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.